नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त फोटोन स्वागत करता हूँ आज आपका रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम टॉपिक में। देखो, हम फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग एक्चुअली कर चुके हैं, पढ़ा था हमने। तो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग दो तरीके से होती है, ठीक है। एक तो होती है मुख्यतः दो तरीके से होती है। एक होता है स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की वजह से फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग इन स्पेक्ट्रल लाइंस। दो तरीके से होते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन और रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन क्या होगा हमारे पास, सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। यदि मैं अनरिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी लूंगा तो ये मेरे पास अनरिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक हमारे पास क्या होती है ये। अब देखो, इस चीज़ को ऐसे समझो आप ध्यान से। देखो, एनर्जी जो होती है ना कितनी होगी, ये तो हो गई मेरे पास रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये हो गई मेरे पास रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, ये मैंने जो लिखा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी लिखी है। ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी है मेरे पास। और ई देखो हमारे पास कितना होता है टोटल एनर्जी होता है हमारे पास m0² c⁴ p²c², ठीक है। माइनस ये मैं टर्म यदि इधर ले जाऊंगा, ये मेरे पास हो जाएगा m0c², और ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इसको हम देखो E इज इक्वल टू, ये हमारे पास है क्या एक्चुअली में, ये mc² है, ठीक है। और mc काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ mc² माइनस m0c², और mc² मेरे पास ये एक्सप्रेशन भी होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या है कि इस एक्सप्रेशन में से हमने m0c² को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारे पास, ठीक है। तो m0c² देखो मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ये 1 आ जाएगा, अंडर रूट में से बाहर निकाल लेंगे इस चीज़ को। अब ये मेरे पास यहाँ पे एक बाइनोमियल टर्म बन गई है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे देखो सिर्फ 3 टर्म तक किया गया है। कितने टर्म तक किया गया बाइनोमियल एक्सपेंशन, सिर्फ 3 टर्म तक एक्सप्रेशन किया गया। अरे बाद तक हमने इस चीज़ को एक्सपेंड नहीं किया है। देखो, बाद तक एक्सपेंड इसलिए नहीं किया है क्योंकि देखो c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट होता कितना है, 3 × 10⁸ यहाँ पे पावर में कितना है, 4 है। प्लस करेंगे और ज़्यादा पावर में डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन बढ़ता चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना बहुत ज़्यादा, तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एकदम जीरोज आ जाएंगी, तो हम उनको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिखे, रेस्ट मास एनर्जी ही हो गया हमारे पास सिंपल सा। अब देखो, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना, m0c² पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या है m0 - c² है, तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, m0c² की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब यदि गौर से देखो ना, ये क्या था, टोटल हैमिल्टोनियन था मेरे पास। अब इस टोटल हैमिल्टोनियन में देखो ये क्या, अनरिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, यही तो हम टर्म लेते हैं। और ये क्या है, ये है अनरिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। और ये जो करेक्शन है ये किसकी वजह से है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एक टर्म लिए हैं हमने। समझ में, इस चीज़ को हम पहले नहीं लेते थे। हमने देखो जब बोर मॉडल पढ़ा था तो हमने बोर के लिए एनर्जी निकाली थी ना, तो हमने इसी इस टर्म से और इस टर्म की मदद से ही सब कुछ निकाल लिया था। ये टर्म को हमने इंक्लूड नहीं किया था, इस अगली टर्म्स हमने इसलिए नहीं क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली जीरोज होती हैं। समझ में आ गई बात। तो जो चेंज है ना हैमिल्टोनियन में ड्यू टू रिलेटिविटी, वो ये टर्म आता है, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। हम इस काइनेटिक एनर्जी में करेक्शन हम ना इस टर्म की वजह से करते हैं। अब तो देखो क्या करते हैं, -1/, देखो इसको मैं क्या लिख लिया, इसको तोड़ लेता हूँ मैं, p⁴ है ना, इसको मैंने क्या लिखा, p² 2m0। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी तो है, ये क्या है, अनरिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी तो है। ये m0 क्या है, रेस्ट मास है मेरे पास। इस टर्म को मैं ऐसे तोड़ दिया, देखो 2⁴ करेंगे, बाहर 2 है, 8 ही आ जाएगा, m² है, m0 है, तो m³ हो जाएगा मेरे पास। तो सिंपल चीज़ है, और यही हमारे पास हम जानते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p² 2m0। ये अनरिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख दी,
ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास सिंपली आ गया। ठीक है, एच नोड क्या है, अनरिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। तो देखो अनरिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन लिखना पड़ेगा, तो अनरिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखना पड़ेगा। और ये क्या है, कब आएगा, जब अनरिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन में से पोटेंशियल एनर्जी घटा दोगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो हमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन निकालना है ना, तो देखो जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन था ना, देखो इसको यहाँ हमने देखो क्या क्या है, ध्यान से देखो। ये टर्म तो मेरे पास देखो नीचे जो है -1/m0c² एज इट इज़ है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो हमने यहाँ पे, अनरिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से निकाली है h नोड माइनस के v यहाँ पे रख दी, और ऊपर से क्या है, स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब हमारे पास देखो होता है असली खेल स्टार्ट। क्या ले लेंगे दोनों साथ, देखो यदि ध्यान से तुम देखो ना, हम जब एक्सपेक्टेशन का वैल्यू निकालते हैं हैमिल्टोनियन की, तो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एनर्जी तो आएगी, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी देखो क्या आएगी। तो इस टर्म का हमने क्या लिया है, एक तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लिया, एवरेज निकालना है। तो देखो ये टर्म तो कांस्टेंट है -1/m0c² है ना, तो हम जब इस पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साइन लगाएंगे, तो इसको हमने आइडेंटिटी लगा ली, a² + b² - 2ab। ये आ गया मेरे पास। इसको जब एक्सपेंड करोगे, h नोड स्क्वायर ये हो गया, इसको ये लिख लेंगे, ये चीज़ आ गया। अब देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, h नोड स्क्वायर है तो है, तो h नोड एक्चुअली में है क्या, अनरिलेटिविस्टिक एनर्जी तो है। तो अनरिलेटिविस्टिक एनर्जी एक्चुअली में आएगी कितनी, यही तो है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ स्क्वायर होगा तो अंदर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमने देखो ये लिखा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कितना होगा हमारे -z(4πε0r) होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंदर क्या है, स्क्वायर। जब इस टर्म का हम स्क्वायर करेंगे तो देखो 1/r² पे मीन लगा लेंगे, और बाकी सब कांस्टेंट है, ये चीज़ बाहर आ गया, माइनस साइन है तो प्लस हो गया। ठीक है, एच नोड को हमने देखो En लिखा, ये 2 है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने बताया -z² 4πε0 होती है, माइनस से प्लस आ जाएगा, 1/r हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो 1/, अब ये चीज़ एज इट इज़ लिख ली। अब देखो मीन वैल्यू कितनी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, 1/r² की और 1/r की। पिछली क्लासेस में भी मैंने देखो डिस्कस किया था, और तुम्हें कहा था इन चीज़ों को याद रखने के लिए। देखो इस चीज़ों को याद कैसे रखते हैं, देखो हमने जब बोर मॉडल पढ़ा था, तो आर की वैल्यू हमने आर कितना निकाला था, यदि आपको ध्यान हो, ये था a नोड n²/z। ये क्या थे, बोर रेडियस थी हमारे पास। अब देखो इसका जब इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं ना, तो एक्चुअली में ये आता है। तो ये याद रखने का तरीका, ये याद है तो आपको ये याद हो जाएगा, 1/r का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये हो गया। 1/r² क्या होगा, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर करो, ये स्क्वायर होगा, ए नोड का स्क्वायर करो, ये होगा, इस पर भी एक पावर बढ़ा दो, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, और l+1/2 फैक्टर जुड़ जाएगा नीचे। इसी तरीके से यहाँ पे है z² है तो अब z³ कर दो, ए नोड स्क्वायर है तो ए नोड क्यूब कर दो, बस n³ यहाँ रहना है। फिर और दो चीज़ें जुड़ती हैं, एक l इंटू में l+1 हमें यहाँ पे रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने देखो 1/r² का ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये लिख लिया, 1/r का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने सिंपली ये लिख दिया। ठीक है ना। अब देखो बोर मॉडल जब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, हम एनर्जी यही तो निकालते हैं, En क्या -1/2m0c² z² α²/n²। रीडरबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में जब हम इस चीज़ को लिखेंगे तो कितना आएगा, -r∞ z⁴ hc/n² आएगा। ठीक है, या हम इस चीज़ को और कैसे लिखते हैं, -13, जब इनका वैल्यूज़ वगैरह लिखोगे ना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, लेकिन इस चीज़ का हमें आवश्यकता नहीं है, डिफरेंट फॉर्म में हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखो En का वैल्यू उठा के रख दो, सारी चीज़ रखोगे ना, तो देखो ये एक्सप्रेशन को जब आप सोल्व करोगे, 1-2 स्टेप का है, ये इस चीज़ को सोल्व कर देना, मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना, बस वैल्यू रखनी है आपको। तो मेरे पास देखो ये एनर्जी, ये एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी का। इस चीज़ को आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी आ गई। En ये क्या अनरिलेटिविस्टिक टर्म थी मेरे पास, z² α²/n 1/l+1/2 -3/4n। यदि En का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो, ये एक्सप्रेशन लिखोगे तो मेरे पास सिंपली यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको रखोगे ना, n² है ना नीचे, तो यहाँ देखो n³ बन जाएगा, n³ हो गया, ब्रैकेट 1/l+1/2 -3/4n।
ठीक है, ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा रिलेटिविस्टिक करेक्शन बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए ये चीज़ होती है। तो रिलेटिविस्टिक टर्म शिफ्ट मैंने बताया था -hc से हम डिवाइड कर देते हैं। और टर्म एनर्जी का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर सकते हैं या जूल में, लेकिन जब एनर्जी को हम ना hc से डिवाइड करते हैं, -hc से डिवाइड करोगे ना तो उसका जो यूनिट होता है ना वो चाहे तो मीटर इनवर्स में आएगा या सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, वो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो टर्म यूनिट जो है ना ये, इसको हम यदि स्टैंडर्ड में लिखेंगे, स्टैंडर्ड तो मीटर इनवर्स आएगा, तो टर्म वैल्यू जो होती है मीटर इनवर्स में डिनोट करते हैं। तो देखो ये -hc है, -hc से जब डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे टर्म वैल्यू आ जाएगी और पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है देखो डार्विन टर्म। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो डार्विन टर्म होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ L = 0 केस के लिए हमारे पास होता है। जब L = 0 होता है तो तब इस डार्विन करेक्शन को हम इंक्लूड करते हैं, नहीं तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट में सिर्फ स्पिन ऑर्बिट के कारण और रिलेटिविस्टिक अफेक्ट के कारण एनर्जी में करेक्शन किया जाता है। अब डार्विन टर्म देखो किस वजह से अराइज होती है, इट अराइजेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कन्फाइंड टू अ पॉइंट। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना हम उसको कन्फाइन नहीं कर सकते, पॉइंट पार्टिकल नहीं मान सकते हम उस चीज़ को। हम उसको जो कंसीडर करेंगे कि फजी बॉल रेडियस इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन कॉम्पटन वेवलेंथ। कहने का मतलब देखो है, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट मास की तरह हम नहीं कंसीडर कर सकते, हमको कंसीडर करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन है ना एक फजी बॉल है। फजी मीन्स जो अस्पष्ट हो। अब यहाँ स्पष्ट बॉल कहने का मतलब है कि देखो उसमें ओसिलेशन होंगे, एक पॉइंट उसमें क्या होंगे, ओसिलेशन होंगे। तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन में ओसिलेशन होगा तो देखो एक कन्फाइंड पॉइंट तो हो नहीं सकता। तो मेरे पास मान लो देखो ये मेरे पास हल्का सा क्या होगा, ये के एरिया होगा, तो मेरे पास ये रीजन आएगा ना, ठीक है ना, एक फजी बॉल की तरह दिखाई देगा इस तरीके से। तो हम इसको पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट नहीं कंसीडर करेंगे, एक फजी बॉल की तरह कंसीडर करेंगे। यदि हम सीधी सी बातों में कहते हैं कि रैपिड क्वांटम ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो डार्विन टर्म आती है ना वो रैपिड क्वांटम ऑसिलेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है ना, जिसका वेवलेंथ कितना होता है, कॉम्पटन वेवलेंथ होता है हमारे पास। जब कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे तब कॉम्पटन वेवलेंथ हम निकालेंगे कितनी होती है। ठीक है ना, इसका वैल्यू होता है 0.0242 एंगस्ट्रॉम लगभग। तो आगे चलते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं हम डार्विन टर्म में क्या होता है। तो डार्विन टर्म जैसे मैं बता ही दिया आपको L = 0 स्टेट के लिए वैलिड होता है। हैमिल्टोनियन जो होता है डार्विन टर्म में हमारा ये होता है -h² 8m² c² ∇² v, ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ेंगे, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि हैमिल्टोनियन हमारा किस तरीके से आता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम सीधा लिख देंगे Z² 4πε0/1/r। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो ध्यान देने वाली बात देखो ये है कि सिंपली जो del1/r होता है ना, क्या होगा मेरे पास -4π सिग्मा का क्यूब r, ये क्या है मेरे पास डेल्टा फंक्शन है, ये क्या है डेल्टा फंक्शन है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डेल्टा फंक्शन के बारे में। अब सिंपली देखो ये क्या माइनस माइनस मेरे पास है, सिंपली क्या होगा प्लस हो गया, पाई को मैं आगे लेके चला गया और सिंपली इस चीज़ को ऐसे लिख लिया और कुछ नहीं किया है। अब डार्विन टर्म तो डार्विन हैमिल्टोनियन तो मैंने कंसीडर कर लिया। मेरे पास जो डार्विन हैमिल्टोनियन का मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू लूँगा ना, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो मुझे क्या देगा, एनर्जी देगा ना ड्यू टू डार्विन इफेक्ट। तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये चीज़ आ जाएगी। देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो हम बाहर ही रख लेंगे। और ये मेरे पास देखो क्या है, जिसमें मैंने बताया ना L 0 के लिए है, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं n ऐसे स्टेट के लिए। n का वैल्यू देखो कुछ भी हो सकता है, मान लो n का वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन ये L ऑर्बिटल होगा, L 0 ही होना चाहिए हमारे पास। तो ऐसे भी जनरली कह सकते हैं n ऐसे स्टेट के लिए हमारे लिए डार्विन टर्म वर्क करती है। तो इसी वजह से देखो n, ये L यहाँ पे 0 है, ml भी 0 हो जाएगा मेरे पास। तो इस वजह से मैंने L ऑर्बिटल का वेव फंक्शन कंसिडर किया है यहाँ पे। इस चीज़ को हम देखो कैसे लिख लेंगे, सिंपली ये लिख लेंगे, ये मेरे पास एज इट इज़ आ गया। तो जो फंक्शन होता है हमारे पास L ऑर्बिटल में nth स्टेट में,
वो क्या होता है, वेव फंक्शन 1/√पाई z/n, ये क्या बोर रेडियस है 3/2, और ये देखो ये क्या मेरे पास स्क्वायर है, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो स्क्वायर जब खोलेंगे √पाई का मेरे ये टर्म एज इट इज हो गई, √पाई को क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, यहाँ 1/2 कट जाएगा तो z³ n³ a0³ मेरे पास सिंपली आ गया। ठीक है, तो देखो अल्फा क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, ए नोड क्या है, बोर रेडियस है, इस फॉर्म में लिखते हैं, और एनर्जी को हम -1/2 mc² z² α² अपॉन में n², ये चीज़ रखते हैं। देखो इन चीज़ों को ना इसमें जब हम पुट करेंगे ना तो सोल्व करेंगे, एक दो एक्सप्रेशंस आएंगे, उसको सोल्व करने के बाद सिंपली मेरे पास डार्विन टर्म देखो ये निकल के आ जाएगी, ये आप कर लेना। ठीक है ना, सिंपली हो जाएगा। देखो जैसे मैं बताइए e² है 4πε0, अब देखो ऊपर नीचे में h कट के मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक सी यहाँ से ले लूँगा, तो देखो अल्फा बन जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली आप कर लेना, इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, तो डार्विन टर्म आपको ये क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब देखो हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, जो एनर्जी है ना हमारे पास, देखो डार्विन टर्म एन पर निर्भर कर रहा है, एल पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि एल = ग्रेटर देन 0 के लिए जो डार्विन टर्म होगी मेरे लिए वो क्या होगी, 0 होगी। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है ना, डार्विन टर्म क्या होगी, 0 फॉर एल इज ग्रेटर देन 0। तो हमने जो एनर्जी एक्सप्रेशन निकाला है ना अभी तक, हमने देखो जब हम नॉन रिलेटिविस्टिक कर लेते तो बोर मॉडल से हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था, फिर हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से एनर्जी में करेक्शन निकाला है, और हमने देखो रिलेटिविस्टिक एनर्जी में करेक्शन निकाला है, और ये हमने कब निकाला है, डार्विन टर्म। ये सिर्फ हम जब L = 0 होगा तब कंसीडर करेंगे, नहीं तो हमारे पास एनर्जी में एक्सप्रेशन सिंपली ये रहेगा। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अब इन तीन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, अब इन तीनों को चारों को जोड़ के ना जो एक्सप्रेशन आएगा ना हमारे पास एनर्जी का, वो एक्चुअली में टोटल क्वांटम नंबर n और टोटल क्वांटम नंबर, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, टोटल क्वांटम नंबर j, इन दोनों पे निर्भर करता है हमारे पास। इस वजह से हम एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखते हैं nj। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।